आज के लेक्चर में हम करेंगे लोकसभा स्पीकर कि लोकसभा स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है, किस प्रावधान के तहत वो कार्य क्या करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो संविधान के आर्टिकल 93 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष मीन स्पीकर और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे शीघ्र से शीघ्र। और इसी के तहत प्रावधान है, जब भी नई लोकसभा अपॉइंट होती है, चुनाव के बाद लोकसभा नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, उसी में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं। कई बार इसके लिए वोटिंग होती है, कई बार सर्वसहमति से चुना जाता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला सर्वसहमति से चुने गए। अब स्पीकर के बारे में तीन बातें सबसे मेन होनी जरूरी है। प्रथम तो वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये नहीं कि राज्यसभा सदस्य है, शासक दल का नेता है तो उसे स्पीकर बना दिया जाएगा, नहीं। लोकसभा स्पीकर लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। और स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्य स्वयं करते हैं, किसी समिति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है वो। और तीसरी चीज, लोकसभा स्पीकर जिसको चुना जाता है वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जितना होता है स्पीकर का कार्यकाल उतना ही होता है। 5 वर्ष के लिए ही स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य न रहे, कि वो शासक दल का था, तो अगर सरकार गिर जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है लोकसभा की सदस्यता से, तो उसे अपना स्पीकर का पद भी त्यागना पड़ता है। वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो स्पीकर भी नहीं है। दूसरा, वो अपनी इच्छा से भी अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। नेक्स्ट, अगर सदन मीन्स लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत स्पीकर को बदलना चाहता है, कि हम नहीं चाहते कि जिसको हमने नियुक्त किया है उसको उसके समय से पहले पद से हटाना चाहता है, सदन का बहुमत लोकसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो लोकसभा का स्पीकर बदला जा सकता है। ये नहीं है कि 5 साल वही एक व्यक्ति रहेगा। और एक अन्य परिस्थिति होती है जब लोकसभा भंग होने की स्थिति होती है अथवा नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होता है, तो प्रथम बैठक से पहले खाली नहीं रहता है एक प्रोटेम स्पीकर वर्ड सुना होगा आपने, कि जब नई लोकसभा का चयन होता है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पिछली लोकसभा का जो स्पीकर था वो करता है। फिर आता है चयन, की लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन या चुनाव कैसे किया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। और इसके लिए व्यवहारिक रूप से एक प्रथा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष या जो स्पीकर होता है वो शासक दल में से होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है, जो डिप्टी स्पीकर होता है, वो आमतौर से विरोधी पार्टियों के व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे कि स्पीकर के द्वारा कोई गलती होने के चांसेस होते हैं तो विरोधी दल भी समान रूप से इसके लिए उत्तरदायी है, या उपाध्यक्ष उसको समय समय पर चेताता रहता है। वर्तमान में श्री ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर, क्योंकि विरोधी दल, उस दल को विरोधी दल की मान्यता दी जाती है जिसने शासक दल के बाद द्वितीय स्थान पे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 55 सीटें प्राप्त की हों, और वर्तमान में किसी भी दल के पास वो सीटें नहीं है, तो उपाध्यक्ष का पद वेकेंट है। फिर है स्पीकर को हटाया जाना। तो पहली चीज है, निश्चित कार्यकाल पूरा होने पे स्पीकर से होता है अपने पद से हट जाता है, और स्पीकर नेक्स्ट लोकसभा अगर उसी शासक दल की होती है तब भी स्पीकर की पुनः नियुक्ति हो सकती है। लेकिन संसद में कम से अगर स्पीकर को हटाया जाना है तो लोकसभा अपने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, और उस प्रस्ताव के पारित करने से पूर्व संसद में कम से कम 14 दिन पहले उस प्रस्ताव को लेके आना जरूरी है। ये नहीं जिस दिन पारित किया उसी दिन वो प्रस्ताव के तहत स्पीकर को हटा दिया गया। इन 14 दिनों की गिनती जिस दिन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिस दिन प्रस्ताव का अंत होना है, उन दोनों दिनों को छोड़ के, कि आगे और पीछे के दिन अगर काउंट किए जाएंगे तो 16 दिन होते हैं।
और जो सदस्य या स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव लेके आता है उसे लिखित रूप से लोकसभा सचिव को सूचना देनी होती है, और जब ये प्रस्ताव लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर को अपना पद छोड़ना होता है। फिर है वेतन, कि स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का वेतन है 1,25,000 रुपए। साथ ही साथ अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क आवास सुविधा, वेतन भत्ते, कार्यालय भत्ता, चिकित्सा सहायता, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये था लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या है, उसे पद से कैसे हटाया जाता है, वेतन क्या है, लोकसभा स्पीकर की स्थिति क्या है। अब है फंक्शंस ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर काम क्या करता है, क्यों नियुक्त किया जाता है स्पीकर। तो सबसे पहला काम स्पीकर का यही है, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, कि लोकसभा की जितनी भी बैठक होती है, प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उस बैठक की अध्यक्षता तो प्रोटेम स्पीकर करता है, जो कि पिछली लोकसभा के स्पीकर था। फिर लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उसके बाद उन सब बैठकों की अध्यक्षता और साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन जब होता है, संयुक्त बैठक जब होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, तब भी लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करता है। फिर है सदन को स्थगित करना, कि सदन को स्थगित करने की बात है जब सदन, यहाँ सदन वर्ड यूज हो रहा है लोकसभा के लिए, संसद नहीं है, ये सदन है, कि संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो सदन को स्थगित करना, तो लोकसभा स्पीकर है तो उसके पास लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है, कि जब लोकसभा की बैठकें होती हैं, अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा या हर रोज सदन किस टाइम पे स्थगित किया जाएगा, सदन में अगर उपद्रव मच जाता है तब सदन को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होता है, वही घोषणा करता है। नेक्स्ट, वाद विवाद का समय निश्चित करना, कि सदन के नेता किसी भी विधेयक पर कितने समय तक वाद विवाद कर सकते हैं, कि प्रश्नकाल तो होता है प्रथम 1 घंटा 11 से 12 बजे के बाद, उसके बाद उससे संबंधित पूरक प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न या दूसरी वाद विवाद विचार विमर्श की प्रक्रिया में किस सदस्य को कितना समय देना है, ये अध्यक्ष निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है सदन का कार्यक्रम निश्चित करना, कि सदन का नेता होने के वास्ते स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि वो सदन में किस विषय पर आज बहस करवाई जाएगी, कौन सा बिल सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करवाया जाएगा, सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर देने के लिए निर्धारित मंत्री को कब आमंत्रित किया जाएगा, ये सारी चीजें स्पीकर के द्वारा ही निर्धारित या निश्चित की जाती हैं। उसके बाद है सदन की कार्यवाही चलाना, कि सदन की कार्यवाही अच्छे से चले, सदस्यों के भाषण, वाद विवाद एक उचित तरीके से हो, उपद्रव ना मचे, सदन के सदस्य स्पीकर को संबोधित करते हुए एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हैं, तो ये सारी चीजें, सदन में सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए, बजट प्रस्तुत होते समय जो वाद विवाद का समय निर्धारित किया जाए, इन सारी कार्यवाहियों को ठीक ढंग से संचालित करने का काम स्पीकर ही करता है। फिर है वित्तीय बिलों को प्रमाणित करना, कि कौन सा बिल साधारण बिल है, कौन सा बिल वित्त बिल है, धन बिल है, इसका निर्णय भी स्पीकर ही करता है, कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये साधारण बिल है, ये धन बिल है। अगर धन बिल है तो फिर उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करवाया जाता है, साधारण बिल है तो उसको राज्यसभा में भी वो पहले प्रस्तुत हो सकता है, और अगर लोकसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि ये धन बिल है तो वो पहले लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा से पारित होने के बाद 14 दिन की सहमति के लिए वो राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है, अदरवाइज वो वैसे ही पारित हो जाएगा जैसे लोकसभा ने पारित किया था। बिलों से संबंधित शक्ति, कि कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, चाहे साधारण बिल है, सरकारी है, गैर सरकारी है, वित्तीय बिल है। किसी भी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित मंत्री को लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, फिर वो लोकसभा स्पीकर उस बिल को सरकारी मैगजीन में, जो गजट आता है ना, गवर्नमेंट गजट, उसमें प्रकाशित करने की आज्ञा देता है और औपचारिक रूप से वो बिल सदन में प्रस्तुत हो जाता है।
मतदान करवाना कि कोई भी बिल या विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, तो उस पर वोटिंग करने का अधिकार करवाना भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग तभी करता है जब उस बिल से संबंधित पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट डले हों, तब वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति, कि जनहित से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद रखने के लिए स्थगन प्रस्ताव की सहमति भी स्पीकर के सहमति लेनी अनिवार्य होती है, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव होने पर वाद विवाद का समय कितना निर्धारित किया जाएगा, किस लेवल तक बहस होगी, ये स्पीकर ही निर्धारित करता है। फिर है सदन में अनुशासन बनाए रखना, कि लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी भी सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर के पास ही होती है, कि किसी तरह की अवहेलना ना हो, और अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो सदन को स्थगित कर सकता है। फिर आती है सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रखना, कि लोकसभा संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो स्पीकर का काम होता है लोकसभा सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के डिटेल में करवाए थे, कि अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, कार्यवाही नहीं हो सकती, कोई उनके अधिकार की उल्लंघना करे तो दंड हो सकता है, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र पे खर्च करने के लिए पैसे, वो सब कुछ अधिकार। तो कोई अगर उनके इन अधिकारों की अवहेलना करता है तो स्पीकर निर्णायक निर्णय देता है कि क्या कार्यवाही की जाएगी, और उस कार्यवाही के लिए समिति का निर्माण करता है। फिर है सदन के नियमों की व्याख्या करना, कि स्पीकर ही सदन के नियमों की व्याख्या करता है, कि सदन के नियमों का मतलब है किस मंत्री का कौन सा पद है बैठने का, किधर विरोधी दल बैठता है सदन में और कहां पर सत्ताधारी दल बैठता है, क्या सब सदस्य अपनी सीटों पर बैठे रहने का प्रावधान, या उन्हें आपत्तिजनक भाषा या निंदाजनक कोई भी आरोप लगाने का, भाषण या वाद विवाद के दौरान जो कार्यवाही वो करते हैं, उन सब का निर्धारण स्पीकर ही करता है। फिर संसद तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का भी काम करता है स्पीकर, कि संसद जो भी बिल पारित करती है वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही राष्ट्रपति के पास जाते हैं, कि लोकसभा अध्यक्ष ही उन्हें राष्ट्रपति के पास भिजवाता है कि ये संसद ने पारित कर दिया है, आपकी स्वीकृति चाहिए। फिर स्पीकर चाहे संसद के वाद विवाद में भाग नहीं लेता हो, वो साधारणतः मतदान में भाग लेता है, परंतु अगर किसी परिस्थिति में समान वोट डल जाएंगे, मैंने पहले बताया, तो निर्णायक मत स्पीकर का ही माना जाता है। फिर सदन की बहुत सारी समितियां होती हैं, लेकिन जो प्रवर समिति होती है ना, सिलेक्ट कमेटीज, प्रवर समिति के अंतर्गत सदन के महत्वपूर्ण विषय निहित है। प्रवर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा स्पीकर ही करता है, क्योंकि प्रवर समिति संसद की कार्यवाहियों से संबंधित होती है। उस समिति के अंतर्गत संसद सदस्यों के निहित विशेषाधिकार, संसद की कैसे कार्यवाही होगी, कानूनों का निर्माण कैसे होगा, वो सारी चीजें निहित होती है। तो ये सारे थे लोकसभा स्पीकर, ये लोकसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं कि कार्य। अब स्पीकर की स्थिति कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, स्पीकर की स्थिति को प्रकट कीजिए, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें लिखना है। स्पीकर के चुनाव, सब कुछ कार्यकाल, सब कुछ लिख के उनके कार्य और फिर स्थिति को मेंशन करना है। कि स्पीकर के कार्यों तथा शक्तियों को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो स्पीकर है, उसका पद बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके पद की इसी विशेषता के कारण लोकसभा भंग भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद खाली नहीं होता है, क्योंकि नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन में जब लोकसभा का चयन होता है तो उसकी अध्यक्षता एक स्पीकर ही करता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। जो पहली जो लोकसभा थी उसका अध्यक्ष था, उसका स्पीकर था। तो स्पीकर का पद कभी भी खाली नहीं होता है। जब नए स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है तभी पहले जो स्पीकर था वो अपना पद त्यागता है। और दूसरी चीज, स्पीकर को आमतौर पे लोकसभा में सर्वसहमति से चुना जाता है, क्योंकि विरोधी दल अपनी सहमति दर्ज कराता है, क्योंकि उसे उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो रहा है।
इसी तरह स्पीकर के पद को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, स्पीकर के आदेशों की उल्लंघना नहीं की जाती है, स्पीकर किसी भी पदाधिकारी को बाधित कर सकता है कि वो इतने समय तक उपस्थित ना रहे, या उसकी उपस्थिति को संसद में बैन भी कर सकता है। और स्पीकर के इस पद की अवधारणा इंग्लैंड के कॉमन सदन के स्पीकर से मिलता जुलता है, क्योंकि इंग्लैंड का कॉमन सदन हमारी लोकसभा की तरह ही है और वहां भी स्पीकर को निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो स्पीकर के पद के महत्व को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी था कि हम इस पद पर स्थापित प्रतिष्ठित व्यक्ति से अब और सदैव यह आशा करेंगे कि वह सदन की स्वतंत्रता और अधिकार को हर संभव खतरे से सुरक्षित रखते हुए कार्यपालिका के हस्तक्षेप के खतरे से भी, कि संसद में या लोकसभा की कार्यवाही में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, सदन स्वतंत्र रूप से काम करेगा देश के कानून बनाने का, और ये सारी की सारी परिस्थिति लोकसभा स्पीकर पर ही निर्भर करती है। अब लोकसभा स्पीकर के बाद है भारतीय संसद की शक्तियां तथा अधिकार। ये हमने जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो शक्तियां और अधिकार किए हैं ना, एज इट इज है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संसद की शक्तियां तथा अधिकार, तो उनको मिला के लिख देना है, एज इट इज है। अगर आपको मिक्स करने में दिक्कत आती है तो एक के याद कर लो, वही हो जाएंगी। लोकसभा की कर लो, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से मिलके संसद बनी है, जिसमें राष्ट्रपति भी निहित है, क्योंकि दोनों सदनों के किसी भी बिल को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। तो संसद की शक्ति अधिकार, पहला है वैधानिक। वैधानिक का मतलब है संसद ने संघीय सूची, संसद संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाती है। ये ध्यान रखना है, राज्य सूची नहीं लिखना है। राज्य सूची हम लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि राज्य सूची से संबंधित विषयों पर राज्य कानून बनाते हैं। सिर्फ 2 परिस्थितियों में ही राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकते हैं, और वो परिस्थितियां आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, और तीसरा है आपातकाल। कि आर्टिकल 249 क्या कहता है, जब राज्यसभा ये पारित कर दे कि उपरोक्त विषय जो राज्य सूची में है राष्ट्रीय महत्व का है, तब संसद उस पर कानून बनाएगी। दूसरा आर्टिकल 312, जब अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है, नई अखिल भारतीय का या पहले से विद्यमान अखिल भारतीय सेवा को खत्म करना है, तब संसद कानून बनाएगी। तीसरा, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी भी प्रकार, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल है 352 के अंतर्गत, चाहे संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक मशीनरी के असफल होने पर 356 के अंतर्गत आपातकाल है, तो उस राज्य के राज्य सूची के सभी विषय संसद के पास चले जाते हैं, केंद्रीय सरकार के पास चले जाते हैं, वही उनके कानूनों का निर्माण करती है। तो वैधानिक कार्यों में सबसे पहले संघीय सूची, संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। उसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल परस्पर विरोधी स्वरूप में काम नहीं करती। संसद जिस अधिवेशन या कानून को पारित कर देती है, राज्य सरकार को या राज्य विधानमंडल को उसे मानना होता है। फिर है वित्तीय अधिकार, कि संसद के वित्तीय अधिकारों में यही डिस्क्राइब करना है कि हर वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये वार्षिक बजट पहले संसद के लोकसभा सदन में प्रस्तुत होता है, फिर राज्यसभा के पास आता है, फिर राष्ट्रपति सहमति देता है। इसी तरह जो भारत की संचित निधि है, जिसमें से सबकी सैलरी निकलती है, उस संचित निधि में से पैसा भी संसद की सहमति से ही निकाला जा सकता है। एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि से पूरा देश चलाया जाता है, सबकी सैलरी वगैरह फंड जो मिलते हैं, और आकस्मिक निधि होती है राष्ट्रपति के नियंत्रण में। जब कोई भी आपातकाल, अचानक कोई खर्चा आ जाए, जैसे महामारी आ गई, तो उसमें जो फंड था वो यूज किया। फिर है कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है। जैसे केंद्र की प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, पूरी की पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसी तरह से राज्यों की मंत्री परिषद
विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसीलिए माना जाता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और दूसरा पहलू इसमें निहित है कि संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से संसद के अधिवेशन के दौरान की मंत्री कोई भी विधेयक बिल संसद में जब पारित करवाने के लिए रखते हैं तो वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न काल होता है, उन प्रश्नों के भी पूरक प्रश्न होते हैं, तो बहुत उनसे किसी भी विषय से संबंधित जवाब मांग सकते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी संसद में ही पारित होता है। उस अविश्वास के तहत वो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है, राज्यसभा ने अपने बहुमत से पारित कर दिया तो फिर लोकसभा में आता है, लोकसभा पारित कर देगी तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट है इसी में राष्ट्रपति जब संकट काल की घोषणा करता है 352, 356 और 360 के अंतर्गत, तो उन संकट कालों को लागू करवाने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट आता है संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार। तो संविधान में संशोधन के लिए संसद 3 प्रकार से संशोधन करती है। प्रथम संशोधन होता है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। द्वितीय होता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। और तीसरी प्रकार का होता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों की स्वीकृति से। तो संशोधन प्रक्रिया मंत्री परिषद नहीं कर सकती, संसद ही कर सकती है संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन। फिर है संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसके बाद बहुत सारे अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग, इन सब के निर्वाचन में या चुनाव में संसद बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फिर है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्यों में है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाना है, वो सारा प्रोसेस भी संसद में ही होता है। उपराष्ट्रपति को पद त्याग भी संसद में बहुमत पारित होने पे ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबको अपने पद से संसद में अधिवेशन पारित करके ही हटाया जा सकता है कि अगर संसद के 1/4 सदस्य बहुमत पारित कर दें, 1/4 सदस्यों की सहमति के बाद 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन्हें अपना पद त्यागना होगा। ये सारी की सारी चीजें पहले लोकसभा राज्यसभा के कार्य और शक्तियों में आ चुकी हैं, एज इट इज है, दोनों को लिख देना है, दोनों का नाम डिस्क्राइब करना है। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना कि संसद में ही राष्ट्र की नीति निर्धारण होता है, राष्ट्र का प्रशासन कैसे चलेगा ये सारा निर्धारण संसद में बैठकर सरकार करती है। फिर कुछ अन्य शक्तियां हैं संसद की, जैसे नए राज्य की स्थापना करना, राज्य पहले से विद्यमान राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करना, ये संसद के पास है ये अधिकार। जैसे 1966 में पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य अलग बनाया गया था विभाजित करके। फिर किसी भी राज्य में विधानसभा की सिफारिश पर संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर भी सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उस राज्य की विधानसभा को सिफारिश करनी होती है संसद को, मीन्स लोकसभा राज्यसभा को सिफारिश की जाती है कि स्थापित करना है या समाप्त करना है। फिर है संघ सरकार द्वारा आयोगों को नियुक्त किया जाता है। आयोगों के अंतर्गत जैसे चुनाव आयोग आ गया है, उसी के साथ साथ शिक्षा आयोग या बहुत सारे ऐसे पद जो प्रशासनिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन आयोगों को नियुक्त किया जाता है। उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। फिर एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा या एक ही लोक सेवा आयोग होगा। जैसे हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय एक ही है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, लेकिन लोक सेवा आयोग अलग अलग है। HCS अलग होते हैं, PCS अलग होते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग अलग है, पंजाब लोक सेवा आयोग अलग है। लेकिन कई बार 2 राज्यों के एक ही लोक सेवा आयोग भी हो सकते हैं, एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है, तो इनका निर्धारण कि एक ही होगा या विभाजित कर दिए जाएंगे, ये निर्णय भी राज्यों के लिए संसद ही करती है।
फिर है राष्ट्रपति जब संकट काल की घोषणा करता है तो उस संकट काल को स्वीकृति भी संसद के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर संसद आपातकाल या संकट काल को घोषणा को अस्वीकृत कर देती है तो आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये सारे की सारे थे संसद के कार्य या संसद की शक्तियां। तो लोकसभा राज्यसभा अगर आप कर लेते हो तो उसी में सारा निहित। फिर इसमें है क्या भारतीय संसद एक प्रभुसत्ता संपन्न विधि निर्माण संस्था है? तो हाँ, भारतीय संसद एक प्रभुसत्ता संपन्न विधि निर्माण संस्था है, क्योंकि वो अपने प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ होता है कि हम अपना शासन चलाने के लिए किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, और आंतरिक रूप से भी संसद जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों का हम स्वेच्छा से पालना करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला पहलू जो दर्शाता है कि संसद के पास प्रभुसत्ता संपन्न विधि निर्माण शक्ति है कि भारत संघात्मक राज्य है और संघात्मक में राज्यों को सीमित अधिकार दिए गए हैं। संसद केवल उन विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और संवर्ती सूची में है, क्योंकि संघात्मक के तहत जो राज्य इंक्लूड है, कल मैंने संघात्मक की डेफिनेशन आपको बताई थी क्या होती है। राज्य सूची में जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को ही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्र उन पर कानून बनाती है, जैसे 249 आर्टिकल के अंतर्गत, 312 के अंतर्गत और आपातकाल के दौरान ही बनाती है। दूसरा, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं या कानूनों के पालना के लिए कर्तव्य दिए गए हैं, न्यायालय की जो स्थापना की गई है, ये सारा प्रावधान संविधान के तहत होता है, संसद के तहत ही विधि निर्माण प्रोसेस होता है। तीसरी चीज, हमारे देश का संविधान ना ज्यादा कठोर है ना लचीला है, दोनों का मिश्रित स्वरूप है। कहीं संसद के साधारण बहुमत से संशोधन होता है, कभी संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन होता है, और कभी संसद के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति से भी बहुमत होता है। और चौथी चीज है, देश का संविधान लिखित है जिसमें स्पष्ट और निश्चित रूप से संसद की शक्तियों का वर्णन किया गया है, और अगर संसद उस संविधान का उल्लंघन करते हुए अगर कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सके। और पांचवी चीज आती है कि संसद में मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब है राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए किसी भी बिल को अस्वीकृत कर सकती है या समाप्त कर सकती है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति हर उस बिल पे साइन करेगा जो संसद ने उसके पास भेजा है। तो ये सारे पहलू दर्शाते हैं कि हमारी जो संसद है वो संवैधानिक तरीकों से काम करती है, वो संप्रभु होते हुए भी कभी भी निरंकुश बनने की कोशिश नहीं करती। तो आज हमने किया लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, इजी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, और दूसरा संसद की शक्तियां, और साथ ही साथ कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हमारी संसद संप्रभु सत्ता संपन्न विधि निर्माण संस्था है या नहीं।